चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का सेकंड लेक्चर। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आइडियल गैस, रियल गैस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। साथ में ही बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और जो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को बोल्ट्जमान के टर्म्स में लिखते हैं उसको बोल्ट्जमान के टर्म्स में चेंज किया था। आज हम लोग ये पढ़ते हैं, जो चैप्टर का नाम आप पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो पहले इसी का हम प्रिंसिपल समझें कि केटीजी क्या होता है और आखिर एक मोल के लिए प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, आपको पता है कि जब जो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम की डिस्कवरी दी थी, उन्होंने बताया था कि एटम को किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से आप डिवाइड नहीं कर सकते, कुल मिला के वो आइडेंटिकल है, फिक्स है। तो ऐसे ही बेटा केटीजी का जो पहला रूल है कि ऑल द गैसेस मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटम। सारे जो गैसेस हैं वो किससे बने हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हैं। उन मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हो? एटम कहते हो। तो ये सबसे पहला रूल आपका कि क्या बना बेटा? ऑल गैसेस मेड फ्रॉम टिनी पार्टिकल्स भी कह सकते हो। टिनी पार्टिकल इज नोन एज मॉलिक्यूल। उसको क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूल। छोटे छोटे पार्टिकल से बन रही है गैस, उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। और कहीं कहीं लिखा रहता है मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल, मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, सबको पता है कि हर मॉलिक्यूल्स का एक आइडेंटिकल शेप एंड साइज होता है, मतलब फिक्स शेप एंड साइज होता है। तो बेटा दूसरा नियम क्या पता चला कि ऑल मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। बेटा सारे मॉलिक्यूल्स का एक आइडेंटिकल होता है, मतलब एक शेप एंड साइज फिक्स होता है सब मॉलिक्यूल्स का। तो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? हैव आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तीसरी बात, अच्छा आपको एक बात पता है कि अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो कहते हैं देयर आर नो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो आइडियल गैस है उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जबकि रियल गैसेस में होता है। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? आइडियल गैसेस। और रियल गैस कन्वर्ट इनटू आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। आप चाहो तो रियल को आइडियल बना सकते हो, टेम्परेचर हाई रखना और प्रेशर को लो रखना। तो बेटा तीसरा हमको क्या पता चला? तीसरा पार्ट जो हमको पता चला कि इन आइडियल गैस क्या था बेटा? देयर आर नो क्या बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक, इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट, हम फोर्थ नंबर में आते हैं। अच्छा सोचो, अगर बेटा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन करता है, जैसे आप उसको हीट दो तो हीट थर्मल एनर्जी से क्या करता है? रैंडमली मोशन करता है। अच्छा सोचो, अगर वो रैंडमली मोशन करेगा तो क्या ऑल डायरेक्शन में करेगा? ऐसा तो नहीं है। हमने कहा था जब रैंडम मोशन करेगा तो किसी न किसी फिक्स डायरेक्शन में करेगा। भाई एक मॉलिक्यूल नेक्स्ट सेकंड कहां ट्रेवल करेगा? एक्स में, वाई में, जेड में, पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटी तीनों की है, लेकिन जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में, या तो एक्स में, या तो वाई में, या तो जेड में। तो क्या लिखोगे बेटा कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम मोशन बट इन स्ट्रेट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट, अब वो स्ट्रेट लाइन भैया एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है और जेड में भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिर से मेरी बात को समझना, हमारे पास ये कंटेनर में, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। बेटा इसको हीट दी, ये इधर भागेगा, किसी न किसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या स्ट्रेट लाइन में? बिल्कुल होगा स्ट्रेट लाइन में, कभी जिगजैग मोशन में चलता ही नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जिधर भी जाएगा, एक्स में जाए, वाई में, जेड में,
या एक्स वाई या जेड एक्स या कहीं भी जाए वो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगा। दूसरी बात बेटा, जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से कोलिजन करेंगे, कंटेनर की वॉल से कोलिजन करेंगे, इट मस्ट बी इलास्टिक। ध्यान रखना कोलिजन कैसा होना चाहिए, जैसे मान लो आपने बर्तन लिया, उसमें मॉलिक्यूल्स था, वो वॉल से टकराया, तो जितना टकराया आगे गया उतना ही वो पीछे, मतलब जितना मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही मोमेंटम रिवर्स डायरेक्शन में होगा। क्यों? अगर ऐसा आप क्यों नहीं कह सकते कि आपने इलास्टिक क्यों नहीं कहा? क्योंकि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में केटीजी का ये एजम्पशंस है, ये माना ही जाता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कंटेनर की वॉल से कोलिजन करेंगे, इट मस्ट बी परफेक्ट इलास्टिक। वो कैसा होना चाहिए बेटा? परफेक्ट। इन द परफेक्ट इलास्टिक एवरीवन नो दैट मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। हमने कोलिजन में पढ़ाया था कि आपको कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम भी चेंज नहीं होता और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। तो बेटा फिफ्थ नंबर का एजम्पशंस क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्या करें बेटा? क्या करें? कोलिजन विद किसके साथ? कंटेनर वॉल। किसके साथ कोलिजन करेंगे? कंटेनर वॉल। इट मस्ट बी बेटा कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। और इलास्टिक हैव टू प्रॉपर्टी। इलास्टिक में क्या क्या प्रॉपर्टी है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों बेटा रिमेन्स अनचेंज। बेटा चेंज नहीं होने चाहिए, ना मोमेंटम चेंज होना चाहिए और ना ही बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। ये एजम्पशन है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे किसके साथ कोलिजन करेंगे? कंटेनर की वॉल से। इट शुड बी, वो कैसा होना चाहिए? परफेक्ट इलास्टिक। इस बात को ध्यान रखना, परफेक्ट इलास्टिक। ये फिफ्थ। अब आइए नेक्स्ट नंबर में आते हैं। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा। एक बात सोचो, यहां पर मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होता है, एक मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है वो अप्रॉक्स नेग्लिजिबल होता है। जरा ध्यान समझना, इस कमरे में मान लीजिए कि इस कमरे का जो वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर मैं एजम्पशन में मान लूं कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, क्या इस रूम के कंपैरिजन में मैं नेग्लिजिबल नहीं कर सकता? मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। लेट दैट कि इस रूम में 20 लोग हैं और सबका ओवरऑल वॉल्यूम मान लीजिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब है। मैंने कहा एक का बताइए, तो क्या एक का वॉल्यूम पूरे गैस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा? छोटा नहीं, बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटे को हम क्या अप्रॉक्स कर लेते हैं? नेग्लिजिबल। क्या मान लेते हैं? तो क्या आपको नेक्स्ट पॉइंट मिला कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, किसका बेटा? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल। कैसा होना चाहिए? नेग्लिजिबल। ठीक, नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब बेटा गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। एक कंटेनर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, कंटेनर का एक मॉलिक्यूल ले लो तो एक मॉलिक्यूल का तो वॉल्यूम मेरे हिसाब से पूरे कंटेनर के कंपैरिजन में तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो बात ठीक है? इतनी बात ठीक है? इतनी बात कंफर्म हुई? ये बेटा 6 पॉइंट से नेक्स्ट 7 पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट क्या इधर बेटा दिख रहा है? ठीक, 7 पॉइंट आते हैं। अब सोचो बेटा एक लास्ट बात, ग्रेविटी निगलेक्ट। एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जी का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं इसमें। एक मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन 10⁻31 kg होता है तो मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, तो क्या उसका मास होगा? ये नहीं कह रहे जीरो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो ध्यान रखना कि बच्चा ग्रेविटी निगलेक्ट होती है।
ग्रेविटी निगलेक्ट होती है। ठीक, ग्रेविटी क्या रहती है? निगलेक्ट। चलिए 8 नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको एक बात मैं कई बार बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पर, एब्सोल्यूट जीरो पर जितने भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन नहीं करते। ये शायद मैंने आपको जब समझाया था तो कई बार इन बातों को बोला है, थर्मोडायनामिक्स में भी मैंने बात को समझाया है। एट एब्सोल्यूट जीरो, अगर नहीं पता चल रहा है तो डेरिवेशन आएगा, उससे समझ लीजिएगा। एट एब्सोल्यूट जीरो देयर आर नो मोशन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। एट एब्सोल्यूट जीरो, बेटा 8 नंबर, एट एब्सोल्यूट जीरो क्या लिखोगे? देयर आर नो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स में अब किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा। कब? एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो। बोलो इतनी बात ठीक है? इतनी बात कंफर्म है? ये बेटा हमारे पास 8 पॉइंट हुए। फिर से मेरी बात को एक बार समझना बहुत ही मन से। मैंने आपको मीन फ्री पाथ पहले ही बता दिया था। जब ये मॉलिक्यूल्स इससे कोलिजन करेगा तो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होता है मीन फ्री पाथ। तो वो भी एक नेक्स्ट पॉइंट है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। फिर मैंने आपको रिलैक्सेशन टाइम बताया था कि जब एक मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा तो टाइम टेकन, टाइम लेगा, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब ये 2 पॉइंट आपके पास और हो गए। फिर मैंने तीसरा भी आपको इंट्रोडक्शन में ही कराया था कि एक की स्पीड कितनी होती है, क्या आपको याद है? u स्क्वायर इक्वल 3u स्क्वायर। जब फर्स्ट लेक्चर आया था उस पे स्टार्टिंग में ही मैंने इसकी बात की थी, u स्क्वायर इक्वल 3ux स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। कुछ बुक्स में इस u स्क्वायर को u स्क्वायर RMS लिखती है, इसका मतलब बता देंगे, इक्वल 3ux स्क्वायर। कुछ बुक्स इसको u स्क्वायर एवरेज लिखती हैं, इक्वल 3ux स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है? ये फिनोमिना पहले लेक्चर में आया था। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 9 पॉइंट्स हो गए। 9। आप मीन फ्री पाथ भी ऐड कर लें, आप रिलैक्सेशन टाइम भी ऐड कर लें, तो ऐसे अप्रॉक्स 13-14 पॉइंट्स बन जाते हैं। फिर से मेरी बात को ध्यान सुनना। सारे गैसेस मेड फ्रॉम द टेनी पार्टिकल इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, या मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। सारी गैसेस कैसे बनी है? मॉलिक्यूल्स से बनी है। और मॉलिक्यूल छोटा होता है एटम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। डाल्टन के हिसाब से एटम को फिजिकल और केमिकल मेथड से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बेटा ऑल मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। बिल्कुल सही भाई। जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, हमारा सबका शेप एंड साइज अलग अलग स्ट्रक्चर का है, तो आइडेंटिकल है हम लोग। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स का शेप एंड साइज अलग अलग होगा। तो कह रहा सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तीसरा क्या बेटा? आइडियल गैस में देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। याद रहेगी बात? ठीक है। अब कह रहा ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम मोशन। बिल्कुल ठीक है, बट इन स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट टाइम किधर जाएगा मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन जिधर भी जाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलिजन विद द कंटेनर वॉल इट मस्ट बी इलास्टिक। तो बात पहले ही बता चुका हूं थर्मोडायनामिक्स में भी, कि जितने भी कंटेनर में आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये कंटेनर की वॉल से कोलिजन करेंगे इट मस्ट बी इलास्टिक। वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक का मींस ना ही मोमेंटम बदलना चाहिए और ना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होनी चाहिए। अच्छा सोचो मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर काइनेटिक एनर्जी बदल गई बेटा तो टेम्परेचर बदल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अभी आगे प्रूविंग मिलेगी आपको। तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम कर दी आपने तो टेम्परेचर कम। तो क्या ऐसा एक बर्तन में होता है कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 का टेम्परेचर अलग है, 2 का अलग है? ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। इसलिए क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होनी चाहिए और क्या नहीं बदलना चाहिए? मोमेंटम भी चेंज नहीं होना चाहिए। और बेटा क्या है? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है भाई। एक कमरे में हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जितना भी नेट वॉल्यूम होगा वो एक वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा ना। उल्टा बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 1000 के कंपैरिजन में बेटा बहुत छोटा होगा। तो उसको हम क्या मान लें? नेग्लिजिबल। क्या मान लें? नेग्लिजिबल। बोलो बात ठीक है? क्या बेटा, ग्रेविटी को
नेग्लेक्ट, एक मॉलिक्यूल्स के लिए ग्रेविटी की कोई बात नहीं होती है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एक बात ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लिखा है 3 नंबर, ये 3 नंबर, और ये लिखा जो 8 नंबर, ये दोनों रियल गैस में नहीं आते, बाकी सब रियल गैस के भी फिनोमिना है। कोई कहे रियल गैस की प्रॉपर्टीज बताओ, तो ये मत लिखना, ये वाला मत लिखना, और ये वाला मत लिखना, बाकी सब रियल गैसेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या बेटा, एट एब्सोल्यूट जीरो देयर आर नो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं इंट्रोडक्शन में, बाकी बात बताऊंगा। इक्वल 3/2 kBT ये फॉर्मूला होता है, इसको EK कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर जीरो, तो भैया EK भी कितना, जीरो, कोई भी मोशन नहीं करेगा। और ये फिनोमिना मैंने कल आपको बता ही दिया था कि यू स्क्वायर एवरेज किसके इक्वल होता है, 3UX स्क्वायर, 3UX स्क्वायर। बोलो बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। तो ये तो थ्योरी हो गई, पहले इसको नोट कर लें आप। चलिए अब देखिए RMS स्पीड क्या होती है, फिर मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊं फॉर्मूले का। बेटा आपको पता है कि मान लीजिए कि इस कंटेनर में हमारे पास लेट दैट 10 मॉलिक्यूल्स हैं, बस ज्यादा होंगे लेकिन हम मान लेते हैं 10 हैं। तो आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि बेटा जैसे ही आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सब रैंडम मोशन करेंगे। मान लीजिए कि एक ये मॉलिक्यूल्स है, ये बेटा V1 स्पीड से इधर भागा, यहां वाला मॉलिक्यूल्स V2 से इधर आया, यहां का मॉलिक्यूल्स V3 स्पीड से यहां आया, और यहां का मॉलिक्यूल्स V4 स्पीड से यहां पहुंचा। लेकिन समस्या ये है कि हम ऐसे थोड़ी बताते हैं कि कंटेनर की पूरे मोशन की बात करें तो ऐसे नहीं बता सकते। हर मॉलिक्यूल्स की अपनी सेपरेट स्पीड है, वो बात ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल की बात करते हैं, जिसको कहते हैं बेटा रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा, रूट मीन्स स्क्वायर स्पीड। याद रखना, शॉर्टकट में कहते हैं VRMS, रूट मीन्स स्क्वायर। अब लिखने का तरीका देखो बेटा, रूट लगा लो, मीन्स का मतलब होता है एवरेज, मीन्स का मतलब होता है, तो यहां V लिख लो और फिर एवरेज लिख लो। स्क्वायर तो क्या लगा लो, स्क्वायर। कैमरा बंद करो। चलिए, तो VRMS इक्वल बेटा रूट, आप रूट लगा लो, मीन्स का मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज लिख दो, स्क्वायर का मतलब, ये फॉर्मूला बना। लेकिन एक समस्या अभी भी है, क्योंकि आपने कहा कि कंटेनर में 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर बच्चे हम कंटेनर को राइट साइड ले जाएं तो भले उसका अंदर का मॉलिक्यूल लेफ्ट भागे, कोई ईस्ट जाए कोई वेस्ट जाए, लेकिन हम जब ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब राइट जाएंगे ना। पूरा कंटेनर किधर गया, राइट साइड। तो अब राइट साइड गया तो कौन मिलेगा, VRMS। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर की जब बात करोगे आप तो हम बात करेंगे VRMS। जैसे इस बात को समझो, मान लीजिए कि बस में 20 लोग हैं, बस फॉरवर्ड मोशन नॉर्थ की तरफ जाए, आप पहली सीट से उठे पीछे की सीट में आ गए, तो आप पर्टिकुलर मॉलिक्यूल थे, आप तो जस्ट अपोजिट चल रहे थे ना। लेकिन हम जो कंटेनर है, हमारे पास बस है, वो तो नॉर्थ में जा रही ना, भले उसके अंदर 20 लोग बैठे हुए पहली सीट से दूसरे में आए, दूसरे से चौथे में जाए, कहीं पर भी जाए, सबकी अपनी अलग अलग स्पीड थी। लेकिन हमको जो सिस्टम में चाहिए था वो VRMS चाहिए था, VRMS, रूट मीन्स स्क्वायर। तो हम निकालें कैसे बेटा उसको, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट बेटा एवरेज। क्या एवरेज के नाम से याद आया, क्या करते थे एवरेज मैथ में, तो यहां पर पहले का V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, कितने हैं बेटा, VN स्क्वायर, और अपॉन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, अपॉन में कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा। तो ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ RMS। ये किसका फॉर्मूला हो गया, VRMS। अब ध्यान से एक बात और सुनना, हमने आपसे कहा कि किसी भी गैस में कंटेनर की हम बात कर रहे थे तो VRMS। ऐसी बेटा हमारे पास 3 स्पीड होती हैं। पहली होती है RMS स्पीड, जो ये लिखी हुई, दूसरी होती है प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। 3 होती हैं। इसको कुछ लोग V एवरेज कहते हैं, चलेगा,
लेकिन प्रोबेबल स्पीड का मतलब प्रायिकता ज्यादा हो गई। ये संभव क्या है कि हो सकता है सिस्टम बदल जाए। तो ये जो टॉपिक है प्रोबेबल स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये केटीजी के डेरिवेशन के बाद आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, वी आर एम इक्वल अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अप टू वी एन स्क्वायर अपॉन में, मान लो दो होते तो, मान लो दो तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन में 2, अगर 3 होते तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ठीक। हम लोग प्रेशर निकालते हैं 1 मोल ऑफ गैस का। केटीजी के सारे पोस्टुलेट्स पढ़ लिए जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और वीआरएमएस जान लिया। अब हम बात करते हैं बेटा, सपोज देन मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में होते तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हम किसी एक को ले लेते हैं, किसी एक को, मान लो एक ही है हमारे पास। तो बेटा ये एक्स में भी जाएगा, ये बच्चा वाई में भी जाएगा और ये बच्चा जेड में भी जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम ओवरऑल स्पीड की बात करते हैं तो शायद आप लिखते हो वेक्टर v इक्वल वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, लेकिन हमको डायरेक्शन तो नहीं चाहिए, मॉड चाहिए। तो बेटा मॉड ऑफ v अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। अब हम क्या मानते हैं, एजम्पशन में क्या चलता है, वी एक्स इक्वल वी वाई इक्वल वी जेड, तीनों को सेम मानकर चलते हैं। वी वाई की जगह वी एक्स और वी जेड की जगह भी वी एक्स। तो बताओ बेटा क्या बना, v इक्वल अंडर रूट 3 वी एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको अब एवरेज बोल दूं, अब ये एवरेज हो गया तो स्क्वायर करो तो v स्क्वायर एवरेज इक्वल 3 वी एक्स स्क्वायर। हम इसी की बात कर रहे थे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इसी की चर्चा की थी। ये स्पीड है, ये स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल्स की, ठीक। अब आप सुनो, मान लो बेटा कि ये x डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल्स है, x में यहां पर वॉल है, इससे कोलिजन करेगा। तुम पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं x1, ऐसे बहुत सारे क्योंकि होंगे तो मैं एक मान लेता हूं, कोई एक x1। तो बताओ अगर ये वॉल से कोलिजन करेगा तो इसका इनिशियल मोमेंटम pi कितना होगा, मास इंटू स्पीड, मास इंटू स्पीड, कितना मास m, स्पीड कितनी v, x1, x1 माना ना आपने, होती तो v है लेकिन v का एक नाम दे दिया आपने स्पेशल की x1 है, तो क्या लिखना पड़ेगा vx1, v कैपिटल और सफिक्स में उसका नाम, सफिक्स में उसका नाम। बोलो बात ठीक है। फिर बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो ये तो इनिशियल मोमेंटम था, रिटर्न आएगा तो कौन सा मोमेंटम, तो बताओ फाइनल कितना, माइनस एम वी x1। भाई जितने से गया, अभी आपने कहा ना मोमेंटम बदलेगा ही नहीं, इलास्टिक कोलिजन है, जितने से जाएगा उतने से आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो बदल गई ना, प्लस में जा रहे थे हम, जब ये वापस करेगा तो माइनस में करेगा। बोलो बात ठीक है। तो बताओ चेंज ऑफ मोमेंटम, हमको बेटा मिला चेंज ऑफ मोमेंटम कितना बेटा, डेल्टा पी। बेटा डेल्टा पी किसके इक्वल, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल। बेटा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बताओ डेल्टा पी बच्चा आपको कितना मिला, 2 mvx1। बोलो बात सही, mvx1 माइनस माइनस प्लस, तो चेंज ऑफ मोमेंटम 2 mvx1। कितनी बात ठीक है बेटा, हमको मोमेंटम मिल गया, चेंज इन मोमेंटम, ठीक। अब मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स जरूर आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ, F इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो पहले मैं ये निकाल लूं कि मॉलिक्यूल्स को यहां से यहां तक जाने में और फिर यहां तक आने में कितना समय लगा, द टाइम टेकन टू मॉलिक्यूल कहां से कहां तक, फ्रॉम वॉल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल
पोजीशन। बता कितना टाइम लगा, दिमाग लगा ना बच्चा। ये वॉल, इसकी लेंथ L मान लो, ठीक। यहां से ये यहां पहुंचा L डिस्टेंस, फिर ये वहीं पर वापस आया क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या L और L मिलके 0 हो गया? हाँ कि 0 हो गया। डिस्टेंस कभी घटती भी है? लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, घटा थोड़ी दोगे। L प्लस L 2L, कितना चला? 2L। भैया लेंथ कभी भी घटती है ही नहीं। तो ये L गया और ये L वापस आया, तो कितना चला? 2L। कितनी स्पीड से चल रहा था? Vx1। कितनी स्पीड से चल रहा था? Vx1। तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 2L जाने का और आने का, 2L अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी? बोलो मेरी बात समझ में आई? टाइम पता चल गया, 2L अपॉन Vx1। इतनी बात कंफर्म है। अब सोचो, मैं इधर यहां तक दिख रहा है बेटा? ठीक। तो बताओ फोर्स निकालो बेटा। फोर्स F इक्वल क्या फॉर्मूला बेटा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो F इक्वल बताओ डेल्टा P कितना बच्चा? ये लिखा है 2mVx1 अपॉन टाइम ये लिखा बेटा 2L अपॉन Vx1। 2L अपॉन Vx1, तो 2 से 2। तो बताओ फोर्स कितना मिला? ये Vx1 ऊपर गया ना, तो mVx1 का होल स्क्वायर अपॉन में L। बोलो फोर्स मिल गया, एक मॉलिक्यूल का फोर्स मिल गया, mVx1 का स्क्वायर अपॉन L, एक का मिला। बेटा ऐसे कितने आपके पास? n है ना, तो n है, तो हमने एक का मॉलिक्यूल का फोर्स निकाल दिया। तो बेटा n का, तो F इक्वल नेट फोर्स, मैं लिख दे रहा हूं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो m अपॉन L ना भैया मास, पार्टिकल का मास बदलेगा, और ना ही लेंथ बार बार थोड़ी बदलते रहोगे। तो ब्रैकेट में बताओ क्या लिखोगे बेटा? Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर अप टू Vxn स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक? Vxn स्क्वायर, इतनी बात कंफर्म है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि F इक्वल m अपॉन L, m अपॉन L। बेटा इसको मैं क्या लिखूं? Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर। क्या मैं इसको एवरेज बना सकता हूं? क्या मैं इसको v स्क्वायर लिख सकता था एवरेज, लेकिन कैसे लिखूं? क्योंकि अपॉन में n नहीं लिखा है। अगर अपॉन में n लिखा होता तो ये फॉर्मूला बन जाता v स्क्वायर एवरेज का। जरा गौर से देखो, v स्क्वायर एवरेज जो मैंने अभी भी लिखा था, Vrms इक्वल अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर अपॉन में। तो देखो इसको हटाओ, तो स्क्वायर लगाओगे ना। अगर n होता अपॉन में तो फॉर्मूला बन जाता। तो कोई बात नहीं, मैं n से कर देता हूं डिवाइड और n से कर देता हूं। बोलो बात सही? ठीक है, n से किया डिवाइड और n से किया इनटू। तो बताओ बेटा क्या बन गया? ब्रैकेट में इसको n को बाहर कर लो, ये वाला n इसको उठा के यहां ले आओ। ठीक बेटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? v स्क्वायर एवरेज। क्या मेरी बात सही? v स्क्वायर एवरेज। लेकिन ये x में चल रहा है, सब कुछ x में चल रहा है, तो क्या लिखना? v स्क्वायर x। तो देखो सब x के फैक्टर में है, तो v स्क्वायर x। बोलो बात ठीक? क्या बेटा v स्क्वायर x को बदल सकते हो? ये देखो v स्क्वायर x को कैसे बदलोगे? v स्क्वायर एवरेज अपॉन 3। v स्क्वायर x को क्या लिखोगे? v स्क्वायर एवरेज अपॉन 3। तरह रखो, तो F इक्वल m n, ठीक है, अपॉन L इंटू बेटा क्या बन गया? v स्क्वायर एवरेज और अपॉन में 3। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट बस दिमाग लगाना बच्चा, एक सभी और समस्या रह गई। समस्या क्या, उसको भी सुन लो। बस थोड़ी समस्या ये रह गई कि F तो मिल गया, हमको प्रेशर चाहिए, और प्रेशर होता है F अपान ए, फोर्स अपान एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया। लेकिन अभी आपने एक बात हमको नहीं बताई, आपने ये वाला n कहां ले गए? आपने इस n को तो यहां सेट कर दिया, और ये n कहां चला गया? हाँ, v एवरेज में। तो इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, जो पता चले भूल जाओ कहां चला गया। अब थोड़ा दिमाग बस लास्ट बेटा, प्रेशर P इक्वल क्या होता है? F अपान ए। बेटा F कितना लिखा है? 1/3 m
एन, एम एन, वी स्क्वायर एवरेज, वी स्क्वायर अपॉन में एल, अपॉन में एल इंटू ए इंटू, बोलो बात ठीक। क्या बेटा एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हो? एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हो। तो जगह मेरे पास कहां है? मैं इधर नीचे लिख दे रहा हूं, मैं इतने में लिख दे रहा हूं साइड में। हाँ आप समझदार हैं, सब लोग समझ सकते हैं। बेटा प्रेशर बताओ कितना मिला? प्रेशर P इक्वल 1/3 एम एन वी स्क्वायर एवरेज अपॉन में वॉल्यूम का सिंबल बड़ा V बना दो, क्योंकि दो V है। वॉल्यूम का सिंबल मैंने क्या बना दिया? बड़ा V बना दिया। भैया मिल गया प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल का प्रेशर 1/3 mn वी स्क्वायर एवरेज अपॉन में V। चाहो तो वी स्क्वायर एवरेज की जगह वी स्क्वायर RMS भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर RMS भी लिख सकते हो। बोलो बात ठीक है। प्रेशर 1 मोल गैस का कितना होता है? 1/3 mn वी स्क्वायर एवरेज अपॉन V। बात याद हो गई? तो केटीजी के पहले पॉस्टुलेट थे, फिर उसकी स्पीड VRMS थी, फिर प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो ये टॉपिक खत्म हुआ आपका केटीजी का एक टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, उसके पॉस्टुलेट्स और उसका डेरिवेशन। प्रेशर 1 मोल गैस का याद कर लीजिए, पूरे चैप्टर में नहीं याद किया तो कोई प्रूविंग नहीं कर पाओगे। mn वी स्क्वायर एवरेज, चाहे RMS बोल दीजिए, अपॉन में कैपिटल V, कैपिटल V का मैंने क्या नाम किया? वॉल्यूम। कैपिटल V क्या होता है? नोट कर लें।